हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी दिए हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे उसके एप्लीकेशंस। जैसे हमने कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स पढ़ी, तो कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह इससे हम कौन कौन से रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसके एप्लीकेशंस ले सकते हैं, इसके बारे में आज से हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा के बारे में। लेकिन उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए कंटिजेंसी मैट्रिक्स पे, जो हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कल कुछ स्टूडेंट्स का मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का टेक्स्ट आया था कि सर आपने जो फैक्टोरियल वगैरह बताया था उसमें हमें कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए, मैंने जो कल का लेक्चर दिया था उसको मैंने लास्ट में रिकेप्चुलेट भी किया था कि आपने 3 फॉर्मूला याद रखने हैं। इसमें से इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो एक ये था कि अगर आपसे कहा जाता है गिव अस द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, अगर आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं और आपको ये कहा जाता है को कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, आपने सिंपल सी फार्मूला 3 रेज्ड पावर n याद रखना है, वायर n इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर? ये था पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी क्लासेस अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है 2 रेज्ड पावर n। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास। और अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज आपने बताने हैं, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज्ड पावर r, where r is the number of attributes and where n is the number of attributes and r is the order which you are looking for। ठीक है, किस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज के लिए आप ढूंढ रहे हैं, किस ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको 3 चीज़ें यहाँ पे बताई थी। वो ये है कि अगर आपके पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास NC 0 बन जाता है, n का कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे C के बाद 0 बन जाता है तो इसका वैल्यू होता है 1। अगर NC 1 बन जाता है इसका वैल्यू है n। अगर NC n बन जाता है तो इसका वैल्यू है 1। क्लियर? यानी कि अगर एट्रीब्यूट्स बराबर हो किसके, जो आप ऑर्डर ढूंढ रहे हो उसके बराबर, तो आपका NCN का वैल्यू 1 बन जाता है। यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिंपली याद रखें। NC 0 बन जाता है तो ये 1 के बराबर होता है, NC 1 बन जाता है तो ये आपके पास n के बराबर होता है, NC n बन जाता है तो ये आपके पास 1 के बराबर है। ये 3 चीज़ें आपने रखी याद। ठीक है, शॉर्टकट के लिए। और एक चीज़, अगर आपसे 0 ऑर्डर पूछा जाए किसी भी टाइम, अगर आपसे कितने भी एट्रीब्यूट्स क्यों ना हो, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी 0 ऑर्डर क्लासेस आर देयर, तो हमेशा हमारे पास एक ही रहता है, वो है n। क्लियर? ये थी कुछ चीज़ें। और अगर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, NCR सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप और एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। NCR को सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि आपने n को एक्सपैंड करना है। ठीक है, n को एक्सपैंड करना है कितने टाइम, r टाइम्स। ठीक है, जितना r हमारे पास है उतनी बार हमने इसको एक्सपैंड करना है। n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 डैश 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 अप टू r। ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपका बन जाता है वैल्यू पुट ऑन करके 5C2। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स है और आपने सेकंड ऑर्डर के फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करने हैं। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि आपको 5 को एक्सपेंड करना है 2 टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 टर्म्स में 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 5 के बाद क्या आता, 5 से पहले क्या आता है 4, तो 5 इंटू 4 करना है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1। क्लियर? और मल्टीप्लाई बाई जो 2 रेज पावर r है उसको ऐसे ही रखना है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से बन जाता है 6C3। ठीक है, ये आपके पास बन जाता है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 6 को आपने एक्सपेंड करना है 3 टर्म्स में, लेकिन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच मीन 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 टर्म्स में हुआ सॉल्व। हमने इसको एक्सपेंड किया, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास 3 है तो 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो 3 हमारे पास 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास वो जो अपना 2 रेज पर r है उसको वैसे ही रखना है। इस तरह से भी आप इस NCR को एक्सपैंड करके इस फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप इस तरह से करें या आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल की सूरत में इसको कैलकुलेट करें। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको सॉल्व करके दिया था, किस तरह से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। और आगे मैथमेटिक्स में भी है आपको ये एक टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इंशाल्लाह ये। ठीक है, चलिए
इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कंटिंजेंसी जो हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी उसके बेस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे। कल मैंने आपको कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बताया था किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक तो बताया था, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे बनानी है आपको। देखिए, पहले आप 3 लाइन्स डालेंगे इस तरह से, और फिर वो हॉरिजॉन्टल 3 लाइन्स डालेंगे। यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे, यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे, और ये आपके पास n है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, a, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे b, और यहाँ पे बीटा लिखा आपने, a अल्फा b बीटा। अब आपने क्या करना है, वर्टिकली जाना है। यहाँ पे भी a लिखना है, यहाँ पे भी a लिखना है, और यहाँ पे भी a लिखना है। ये क्या है ऊपर अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा लिखना है, यहाँ पे भी अल्फा लिखना है, यहाँ पे भी अल्फा लिखना है। लिखा आपने। ये जब आपने ये कंप्लीट किया, इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टली जाना है। यहाँ पे आता है b, आता है ना, तो b यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी b लिखेंगे, यहाँ पे भी b लिखेंगे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आता है बीटा, तो यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी बीटा आ जाएगा। सिंपल तरीका ये है आपका कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बनाने का। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। सिंपल हो गया, क्लियर। फिर एक बार मैं इसको समझाता हूं, अपना पूरा ध्यान इस पे रखे। बार बार मैं नहीं समझाऊंगा आप लोगों को एक ही चीज़, ठीक है। हमने सिलेबस भी कंप्लीट करना है। देख लीजिए क्या करना है। 3 लाइन्स आपने वर्टिकली ड्रॉ करनी है, 3 लाइन्स हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल, यहाँ पे भी हम टोटल लिखते हैं, यहाँ पे हम n लिखते हैं, ठीक है। आप ये टोटल वगैरह ना लिखिए, लेकिन इससे आपका कंटिंजेंसी मैट्रिक्स जो है, इसका आपको ये किस तरह से इसका डिज़ाइन है ये आपको याद रखता है। यहाँ पे हम लिखते हैं a, और ये अल्फा। इस साइड से हम दूसरा एट्रीब्यूट लिखते हैं b एंड बीटा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, आपने वर्टिकली जाना है। यहाँ पे a b, यहाँ पे भी a लिखना है, यहाँ पे भी a लिखना है, और यहाँ पे भी a लिखना है। क्लियर। अब यहाँ पे अल्फा है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी अल्फा लिखेंगे, यहाँ पे भी अल्फा, और यहाँ पे भी अल्फा। क्लियर। अच्छा, अब हम जाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे हमारे पास b है, तो यहाँ पे भी b लिखेंगे, यहाँ पे भी b लिखेंगे, यहाँ पे भी b लिखेंगे। ये इसके बाद आता है बीटा, तो यहाँ पे भी बीटा लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे भी बीटा लिखेंगे, यहाँ पे भी बीटा लिखेंगे, यहाँ पे भी बीटा लिखेंगे, ठीक है। फिर इनको ब्रैकेट्स में आपने क्लोज करना है, एट्रीब्यूट्स को छोड़ के। ये फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाती है। तो ये है आपके पास कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बनाने का आसान सा तरीका, जिसको आप 5 सेकंड में बना सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले ड्रॉ करनी है लाइंस, फिर आपने a अल्फा टोटल वगैरह लिखना है, बी बीटा लिखना है। उसके बाद आप वर्टिकली पहले उसको लिखें, ए और अल्फा अल्फा, और इसके बाद बी बी बीटा बीटा आप हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल आसान करके मैंने आपके लिए बनाया है। चलिए, जब हमने कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बनाई, अब इस पे हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए होंगे, और बाकी वैल्यूज जो आपने हैं वो कैलकुलेट करने हैं। देख लीजिए, हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं, जो रेड में वैल्यूज दिए गए हैं, वो हमारे पास गिवन है। देख लीजिए, इफ द वैल्यूज ए बी इज इक्वल टू 60, ए बीटा इज इक्वल टू 40, अल्फा बी इज इक्वल टू 30, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज, हमें बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो हमारे पास रेड वैल्यूज है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। गिव मी अ सेकंड, देख लीजिए, ये हमारे पास कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नहीं गिवन, यही 4 वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हमने बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, यहाँ हमारे पास 60 है, ये हमारे पास 30 है, और ये होता है रो टोटल, ठीक है। तो 60 + 30 कितना बन जाता है, 90 बन जाएगा ये वैल्यू। क्लियर। अब ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 20 है। 40 + 20 कितना होता है, 60, तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा, ठीक है। आप आ जाइए, ये हमारे पास 60 आ गया, ये हमारे पास 40 आ गया। 60 + 40, तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। ये हमारे पास 30 दिया गया है, ये 20 दिया गया है। 30 + 20 इज 50, क्योंकि ये कॉलम टोटल है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास 60 + 90 कितना बन जाता है, 150। इस तरह से भी 150 आना चाहिए। 100 + 50 इज इक्वल टू 150। इस तरह से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आपके पास ये होता है रो टोटल्स, और ये होते हैं आपके पास कॉलम टोटल्स, और ये होता है आपके पास ओवरऑल टोटल। आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए होंगे, और बाकी के रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से, ठीक है। चले, और एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल पे हम जाते हैं। ये हमारे पास इफ a इज 40, हमारे पास a दिया गया है 40, b इज 50, सॉरी a b इज 50, b इज 80, सॉरी इट इज b इन ब्रैकेट्स, n इज 160। ये हमारे पास दिया गया है। अब हमने बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उन्हें हमने देखना है। यहाँ पे जो हमारे ग्रीन कलर में वैल्यूज दिए गए हैं वो हमारे पास गिवन है, बाकी जो रेड में है वो हमारे पास गिवन नहीं है, उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले केस में यहाँ पे हमारे पास
ए भी दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास टोटल भी दिया गया है, यानी कि हमारे पास टोटल 80 बन जाता है, एक वैल्यू हमारे पास 50 है, तो दूसरा कितना होना चाहिए ताकि ये 80 बन जाए, तो 50 को हम 30 से प्लस करेंगे तब जाके ये 80 बन जाएगा, तो आपके पास अल्फा भी यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब आ जाइए इस वाले वैल्यू में, इस वाले लाइन में, यहाँ पे हमारे पास 50 दिया गया है और 40 दिया गया है ए का वैल्यू, तो इन दोनों का सम हमारे पास 40 होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी 50 है, तो ये 40 कैसे बनेगा, इसका मतलब है हमें 50 में से 10 कम करना है, तब जाके हमारे पास 40 बन जाएगा, तो ये हमारे पास -10 हो जाएगा। समझ आई आपको मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास 160 दिया गया है, ये आपके पास 40 दिया गया है, तो 160 में से 40 माइनस करेंगे, हमें पता चलेगा अल्फा का वैल्यू। 160 में से आप 40 माइनस करेंगे, ये आपके पास 120 बन जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, उंगलियों पे आप इस मैथमेटिक्स को कर सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लस माइनस है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास 80 है और ये हमारे पास 160 है, हम 80 को क्या प्लस करें ताकि हमारे पास 160 बन जाए, तो हम इसको 80 से प्लस कर लेते हैं, 80 + 80 = 160, या आप 160 में से 80 माइनस कर सकते हैं, तब भी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास ये -10 आ गया, ये आपके पास 80 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ये -10 है, तो यहाँ पे हमारे पास 90 होना चाहिए, तब जाके 90 - 10 तब जाके हमारे पास 80 बन जाएगा। इस तरह से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे आप बचपन में कंकरियाँ गिनते थे ना प्लस माइनस करने के लिए, वैसे ही आपने सिंपल तरीके से प्लस माइनस करना है, ठीक है। कितना हमारे पास पैसा है, कितना कर्जा है, हमारे पास कितना बच गया, तो ये आप तरीके अप्लाई करके आप इनको सिंपल प्लस माइनस करके इनके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन होते हैं और कुछ वैल्यूज़ हमें निकालने होते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको ऐसे रहने में नहीं दूंगा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता दीजिए। जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हमने हमारे पास है, ठीक है, कौन कौन से हमारे रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास ए बी है, ए बीटा है, अल्फ़ा बी है, अल्फ़ा बीटा है, उनके वैल्यूज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में दे देने हैं, ठीक है, मैसेज करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आ गए आपके रेस्ट ऑफ द जो आपने वैल्यूज़ ढूंढने हैं, उनके क्या क्या वैल्यूज़ आ गए। अच्छा, ये बता देना है आपने मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में। हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद जब आपको आया, अब कंटिंजेंसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना, आपने यहाँ से कैसे वैल्यूज़ निकालने हैं वो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टाइम हम इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में कंटिंजेंसी मैट्रिक्स जो हमारे पास है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। इसकी पहली एप्लीकेशन जो है हमारी, वो है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अगर हमने देखना है कि ये डेटा कंसिस्टेंट है, ये डेटा सही है कि नहीं है, तो हम उसको कंटिंजेंसी मैट्रिक्स में डालते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास कुछ चेकमेट रूल्स हैं, जिन चेकमेट रूल्स से हम पता कर सकते हैं कि ये सही है डेटा है कि नहीं है, यानी कि कंसिस्टेंट डेटा मीन्स इट इज़ राइट डेटा, एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स ये डेटा सही नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये एक पहली एप्लीकेशन है इसकी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की। इसका रूल ये है कि अगर हम जब कंटिंजेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, -10 आ गई। अगर -10 आ जाता है, इसका मतलब है ये डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि ये इनकंसिस्टेंट डेटा है। पहला रूल आपके पास ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव होगी तो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा, या अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो ओवरऑल टोटल से बढ़कर है, यानी कि ओवरऑल टोटल से ज़्यादा है कोई भी फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब भी डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा अनकंसिस्टेंट है। इन दो में से कोई भी जो कंडीशन है अगर फॉलो हो जाती है, तो डेटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट, इट इज़ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो डेटा कंसिस्टेंसी के लिए पहला रूल ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि कोई भी फ्रीक्वेंसी n से, यानी कि ओवरऑल टोटल से बढ़कर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना होगा कंसिस्टेंसी चेक करते समय। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसमें हम पता करेंगे कि डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन, डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी इन द गिवन डेटा, ए बीटा इज इक्वल टू 70, अल्फा बी इज इक्वल टू 40, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 100। आपके पास कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ये जो रेड कलर में ये आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, आपने पता करना है कि ये डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं।
कंसिस्टेंट यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और कोई भी फ्रीक्वेंसी n से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जो नहीं गिवन है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी कंटिंजेंसी मैट्रिक्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके पास गिवन वैल्यूज है, देख लीजिए। ये हमारे पास टोटल आ जाता है 100, एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 40 है, तो दूसरा खुद ब खुद 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। क्लियर। अब आपके पास ये 60 आया, ये 70 आया, 60 प्लस 70 इज 130 आ गए। ये वैल्यू भी आपके पास, ये आपके पास 40 है, ये 60 है, तो 40 प्लस 60 इज 100 आ गए। ये वैल्यू भी, अब ये आपके पास 60 है, ये 70 है, तो ये आपके पास 130 आ जाएगा। ठीक है, 60 प्लस 70 इज 130। यहाँ से टोटल कर लीजिएगा या यहाँ से टोटल कर लीजिएगा, आपके पास 230 आ जाएगा। 100 प्लस 130 इज इक्वल टू 230। अब आपके पास सभी वैल्यूज आ गए। अब पहले आपने ये चेक करना है कि कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है। नहीं, सभी पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई भी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर देखेंगे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इससे बड़ी नहीं है, तो हम इस कंक्लूजन पे आ गए, नो फ्रीक्वेंसी इज नेगेटिव नॉर एनी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n, देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट। ये डेटा सही है। ठीक है, इस पे आप ठप्पा लगा देंगे, ये डेटा कंसिस्टेंट है। ये है तरीका कंसिस्टेंसी चेक करने का। आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपने जल्दी से ये कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनानी है 2 सेकंड में, जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया है। वहां पे कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके आपने बताना है कि डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट इफ द डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट, वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, n इज इक्वल टू 300, a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 180, ab इज इक्वल टू 170। ये वैल्यूज गिवन है, बाकी वाले वैल्यूज आपने कैलकुलेट करना है और आपने बताना है डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। चलिए कंटिजेंसी मैट्रिक्स हम बनाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे लिखेंगे a अल्फा, यहाँ पे b बीटा, इसके बाद यहाँ पे a लिखेंगे, तीनों में यहाँ पे अल्फा लिखेंगे। ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टली जाएंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे बीटा बीटा लिखेंगे तीनों में। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ये गिवन है हमारे पास वैल्यूज। अब हमने बाकी वाले वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। देख लीजिए, ये हमारे पास 180 है, ये 170 है। इसका मतलब है हमें 180 तक पहुंचने के लिए 10 की कमी है, तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 170 प्लस 10 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये हमारे पास 170 है, ये हमारे पास 200 है। 200 माइनस 170 इज इक्वल टू 30, तो ये इसका वैल्यू 30 होना चाहिए। ठीक है, आ गई ये वैल्यू है आपके पास। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये आपके पास 180 है, ये आपके पास 300 है, गिवन है, तो 300 माइनस 180 आपके पास कितना आ जाता है, 120। ये भी आपके पास वैल्यू आ गया। अब ये आपके पास 30 है, ये आपके पास 120 है। अब अपनी ये वैल्यू निकालना है, 120 माइनस 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। सिंपल अर्थमेटिक से इसको प्लस माइनस करके आप सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं 2 सेकंड में। इसमें कुछ नहीं करना है, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप ये नंबर्स। चलिए अब हमारे पास देखना है पहला कंडीशन कि कोई नेगेटिव तो नहीं आया। नहीं, सभी पॉजिटिव तो है, इसमें नेगेटिव कोई नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अब हमने चेक करना है कि कोई फ्रीक्वेंसी 300 से बढ़कर तो नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी 300 से बढ़कर तो नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं है, इसका मतलब है दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। हम इस पर ठप्पा लगाते हैं, डेटा इज कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ आ रही है मेरी बात, किस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कंसिस्टेंसी को। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास और एक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे। वो ये है कि हमें चेक करना है इसमें कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंट डेटा है कि नहीं। n इज इक्वल टू 400, a इज इक्वल टू 300, b इज इक्वल टू 280, ab इज इक्वल टू 170। डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी, हमने बताना है कि कंसिस्टेंट डेटा है कि नहीं। हमारे पास कुछ गिवन वैल्यूज है 170, 280, 300। ठीक है, और हमारे पास n जो है वो 400 दिया गया है। अब हमने बाकी वाले वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। 280 ये है 170, 280 माइनस 170 कितना बन जाता है, 110। तो आपके पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 170 है, ये आपके पास 300 है। 300 माइनस 170 इज इक्वल टू 130, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास 400 है, n का वैल्यू 400 है। ठीक है, तो 400 प्लस 300, सॉरी 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100, ये आपके पास 100 आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये आपके पास 400 है, ये आपके पास 280 है। 400 माइनस 280 इज इक्वल टू 120, आपके पास ये वैल्यू भी आ गया। अब बची आपके पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास 110 है, ये हमारे पास 100 है, टोटल हमारे पास 100 आ जाता है। तो हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी 110 है, तो ये कैसे टोटल 100 बन जाएगा। इसका मतलब है हमें 110 में से माइनस करना है 10, तब जाके ये 100 बन जाएगा। जब हम 110 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस बन गई।
क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास 100 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये कॉलम टोटल है, तो इन दोनों का सम हमारे पास 100 होना चाहिए। तो एक ऑलरेडी 110 है, वो ज़्यादा है, इसलिए हमें उसमें से कम करना है 10। जब हमने कम किया 10, इसका मतलब है हमने उसको माइनस से रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास माइनस वैल्यू आ गया, तो हमारे जहन में पहली चीज़, नो फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव। तो एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है हम इस पर ठप्पा लगा देंगे, डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट और डेटा इज इनकंसिस्टेंट। देख लीजिए, डेटा इज इनकंसिस्टेंट, ये हमने इस पे कंक्लूजन लगा दिया, डेटा इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज वन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज नेगेटिव। ये है सिंपल सा तरीका चेक करने का वेदर डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है, हमारे पास अल्फा बीटा जो वैल्यू आ जाता है वो -10 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इस तरह से आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए है दूसरा होमवर्क के लिए क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बता दीजिए, आपके पास डेटा दिया गया है, बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपने मुझे बताना है वेदर डेटा इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर दे के आंसर बताना है, क्या क्या है इनके आंसर्स, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है। कल हम आपके लिए और एक एप्लीकेशन लेके आ जाएंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अपना अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।